नीतीश कुमार को बीजेपी ने एनडीए में शामिल करा के कोई गलती किया, या नीतीश कुमार को बोल सकते हैं कि बीजेपी में आने के बाद या एनडीए में आने के बाद उसे बीजेपी या एनडीए को क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आज ये वीडियो या ये टॉपिक क्यों उठाया हूँ, क्योंकि पहले मैं बता चुका हूँ कि बीजेपी जो है नीतीश कुमार को लेकर एनडीए में शामिल करा के बिहार में बहुत बड़ी गलती की है, और मैं आज भी अपनी इस बात पे अड़ी हूँ। तो फिर बात क्या है और कौन से टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पे बात कर चुका हूँ, तो फिर इस बात पे दोबारा बात करने का क्या मतलब है। तो आज हम इसी वीडियो पे चर्चा करेंगे कि मैं क्यों आज ये टॉपिक दोबारा लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ, सगे संबंधी और रिलेटिव के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाइए दोस्तों, क्योंकि मैं जो एनालिसिस करता हूँ, आप मेरा वीडियो अगर पूरी तरह से फॉलो करते होंगे तो मानेंगे कि मेरी एनालिसिस काफ़ी सटीक होती है, क्योंकि मैं जो एनालिसिस करने का मेरा तरीका है वो खबरों को अलग नज़रिए से देखता हूँ और उसके पीछे छुपे हुए कुछ पहलू ढूंढने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जब मोदी जी भी नहीं बोले थे तब भी मैंने बोला था कि सोनिया गांधी जो है रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी। कोई मैं न्यूज़ रिपोर्टर जाके वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं कर रहा था, लेकिन खबरों को मैं कुछ बारीकी से अध्ययन करता हूँ और उसके बाद मैं पीछे हुए जो एक्टिविटी होती है, एक्शंस होते हैं, उसको मैं जानने का प्रयास करता हूँ। ये मेरा एक अपना तरीका है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप बेल आइकन दबाएं और ऐसी चीज़ों को कमेंट करिए कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, कहाँ पे सही। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। अब देखिए, आपने एक कहावत सुनी होगी, कई बार क्या होता है कि कुछ गंवा के हम सीखते हैं या देखते हैं कि अगर मेरा 2 घर जा रहा है और उससे मेरे को फ्यूचर में क्या फ़ायदा होने वाला है, ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है। या यूँ अगर सरल शब्दों में बोल सकते हैं तो बोल सकते हैं ऐसा कि 2 कदम पीछे हटने का मतलब ये नहीं कि मैं हार गया या 2 कदम पीछे हट गया। हो सकता है कि मैं बड़ा छलांग लगाना चाहता हूँ। ये सब मैं आपको मुहावरे से क्यों समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए, ये बीजेपी कोई हमारे जैसे मतलब छोटे लेवल का कार्यकर्ता तो है नहीं, या छोटे लेवल का न्यूज़ रिपोर्टर तो है नहीं। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं कोई किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, मैं आम एक बात कर रहा हूँ कि हम लोग जैसे कोई कार्यकर्ता नहीं है, किसी का कोई कार्यकर्ता होगा, कोई पार्टी का वर्कर होगा, कोई छोटा न्यूज़ रिपोर्टर होगा जिसका कोई बड़ा चैनल नहीं होगा, तो उसके पास वो खबरें भी ग्राउंड रिपोर्ट उस तरह से नहीं आएंगी जैसे कि बड़े बड़े न्यूज़ मीडिया हाउस हैं उनके पास आती होगी, या प्रिंट मीडिया हो उनके पास आती होगी। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं, जो एक्टिविटी हो, उससे आप अगर बारीकी से अध्ययन करें तो बातें पता चलेगी। क्योंकि जब अमित शाह या बीजेपी आज दुनिया की बहुत बड़ी पार्टी है और उनके पास आज जानते हैं कि अमित शाह जैसे स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उसके बावजूद भी क्या उनको ये पता नहीं होगा कि बिहार में चुनाव लड़ने से नीतीश कुमार के साथ क्या नफ़ा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है। उनको मुझे लग रहा है कि बेहतर पता होगा कि उनको नुकसान होगा। मैं पहले भी अपने वीडियो में बताया कि जो 17 सीट है बीजेपी, उसमें कहीं भी नहीं हारेगी। जो भी बीजेपी अगर बिहार में कहीं भी कांटे का टक्कर हो गया, हार सकती है, तो जेडीयू के कोटे का सीट हार सकती है। और ये बीजेपी के ग्राउंड रिपोर्ट में ही बोला गया होगा, ये आरएसएस की ग्राउंड रिपोर्ट ने उनको ये फीडबैक भी दिया होगा। फिर सवाल ये उठता है कि फिर बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ गठबंधन किया क्यों। अब सवाल यहां से अलग उतरता है कि देखिए, नीतीश कुमार एक ऐसे पुरोधा हैं जिनके ऊपर एक तो पिछड़ी जाति से बिलोंग करते हैं, मतलब लोअर पिछड़ी हम बोलते हैं, ओबीसी क्लास से बिलोंग करते हैं। दूसरा, उनकी एक क्रेडिबिलिटी क्या है, कई मामलों में आप बोलेंगे कि अरे वो तो पार्टी इधर से उधर बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ मामलों में आप बोल सकते हैं हर का एक क्रेडिबिलिटी होता है। नीतीश कुमार के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, कोई परिवारवाद का आरोप नहीं है, और दूसरा सबसे बड़ा बात कि वो लोअर ओबीसी क्लास से आते हैं। अब बीजेपी को एहसास है कि जब से नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ थे, ये कास्ट सेंसस का मामला लेकर बहुत उठा रहे थे, और जब बीजेपी में गठबंधन में थे तब भी उठा रहे थे, तभी शुरुआत किया था
और वो आरजेडी के साथ उनकी मीटिंग भी होने लगी थी। अब बीजेपी को आप सपोज कीजिए कि आज नीतीश कुमार एक कास्ट सेंसस का सबसे बड़ा चेहरा है। क्यों? क्योंकि आप कास्ट सेंसस में 2 जगह अभी तक कास्ट सेंसस हुआ है, एक बिहार में और एक जो कर्नाटक में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है उसने पहले किया था, लेकिन कास्ट सेंसस के पहले। लेकिन उन्होंने उसका रिपोर्ट नहीं जाहिर किया, आज तक भी नहीं है कि रिपोर्ट को उन्होंने प्लेटफॉर्म पर रखा कि लोग जान जाए कि कास्ट सेंसस हुआ तो उसके रिजल्ट क्या है। लेकिन नीतीश कुमार ने कास्ट सेंसस भी किया, उसका रिजल्ट भी प्लेटफॉर्म पर रखा। तो कास्ट सेंसस को लेकर अगर जो बोल सकते हैं गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, अगर वो लेके प्लेटफॉर्म पे जाती है तो सबसे बड़ा जो कास्ट सेंसस का पुरोधा कौन बचता है, तो वह नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार कास्ट सेंसस का पुरोधा होने के साथ साथ एक क्रेडिबिलिटी भी है कि एक, मैंने बोला कि एक लोअर ओबीसी क्लास से आते हैं, उनके पास कोई उनके ऊपर आरोप नहीं है, ना तो परिवार आया ना भ्रष्टाचार का, तो सबसे मुखर होके अगर वो बोलते हैं इस बात को जब वो इंडिया गठबंधन में थे, तो वो बात मुझे लगता है कि वो ज़्यादा पकड़ बैठाती जो कि आज जो है राहुल गांधी उठा रहे हैं उससे। क्योंकि राहुल गांधी एक अलग से ही जनरल कोटे से आते हैं। अगर वो कास्ट सेंसस को लेकर, जातीय जनगणना को लेकर इतने ज़्यादा उत्साहित हैं या सीरियस हैं, तो 70 साल या में 58 साल उनकी सरकार रही कांग्रेस की, तो उन्होंने क्यों नहीं किया? उसके अलावा जब छत्तीसगढ़ आप जाइए, मध्य प्रदेश हो गया और राजस्थान में हो गया, उस जगह पे उनकी सरकार थी, तो उस समय उन्होंने कास्ट सेंसस क्यों नहीं करवाया? 5 साल तक सरकार चलाया उन लोगों ने। कहने का मतलब क्या है कि कास्ट सेंसस में जो क्रेडिबिलिटी बनती है, जो बोल सकते हैं कि बोलने में एक पावर आएगा, जो उसको मतलब लीड कर सकता है, वो नीतीश कुमार थे। और बीजेपी को मुझे लगता है ये जानकारी हो, क्योंकि अगर बोलेंगे तेजस्वी यादव तो उन पर भ्रष्टाचार का भी आरोप है, उनके ऊपर परिवारवाद का भी आरोप है, तो लोग उस तरह से ट्रस्ट नहीं करेंगे जो कि नीतीश कुमार पे ट्रस्ट करेंगे। आप मानिए कि जो उन्होंने एक पूरे जो इंडिया गठबंधन का बोल सकते पुराना, वो नीतीश कुमार थे। अब बीजेपी ने क्या किया होगा, ऐसा मेरा संभावना मुझे दिखता है। आप लोग क्या लगता हो तो बताइएगा आप लोग कि बीजेपी को लगा होगा कि चलो हम 2-4-5 सीट यहाँ हार भी जाते हैं, तो एक आने वाला मुद्दा, क्योंकि बीजेपी मैं मानता हूं कि बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक पार्टी है, भविष्य के बारे में बहुत ज़्यादा प्लान करके चलती है। उन्होंने ये आइडिया लगाया होगा कि कास्ट सेंसस का जो मुद्दा है वो कभी न कभी ये जो 2019 का चुनाव है इसमें आएगा, तो आपके पास एक ऐसा पुरोधा होगा जो इसके बैलून में हवा, या बोल सकते हैं कि जो इसके बैलून में जो पिन का काम करेगा वो है नीतीश कुमार। तो कहने का क्या मतलब है कि ये जो कास्ट सेंसस का बैलून या जातीय जनगणना का जो बैलून है वो नीतीश कुमार की वजह से कहीं ना कहीं फुस हो जाएगा। इसलिए उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि वो बिहार की अगर दृष्टि से देखें तो बीजेपी वहाँ पे घाटे में है, लेकिन अगर पूरी इंडिया की दृष्टि से देखें, अगर मान लीजिए नीतीश कुमार इनके साथ होते आज एनडीए में और कास्ट सेंसस को लेके चलते, तो आज इमेजिन कीजिए आज इस जातीय जनगणना का लेवल कहाँ होगा। अभी भी कास्ट सेंसस, जातीय जनगणना, आरक्षण चल रहा है सब, लेकिन अगर नीतीश कुमार भी साथ होते तो एक बूस्टर डोज होता, क्योंकि एक ऐसी जगह से आते हैं, ऐसी कम्युनिटी से आते हैं जिसका मतलब लोग विश्वास करते हैं, कोई आरक्षण का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो, और उनके पास कोई आरोप भी नहीं उनके ऊपर, तो ये बहुत बड़ा उनके लिए बोल सकते हैं कि उस समय उनके पास, बीजेपी के पास इस मुद्दे से लड़ने के लिए कोई ताकत नहीं होता, या यूँ बोल सकते हैं कि काफ़ी परेशान हो सकते थे। आज जो जवाब उनको देना पड़ रहा है उससे ज़्यादा उनको आज के टाइम में अगर नीतीश कुमार होते तो ज़्यादा उनको परेशानी हो जाती। लेकिन उन्होंने इस वजह से इस चीज़ को पहले से, मुझे लग रहा है कि सोच के उन्होंने नीतीश कुमार पे जुआ खेला होगा, क्योंकि नीतीश कुमार अगर चले गए तो जितने भी जातीय जनगणना के पुरोधा, जिस तरह के एनडीए गठबंधन का पुरोधा नीतीश कुमार ने शुरू किया था, वही जातीय जनगणना का पुरोधा इन्होंने शुरू किया था, और अगर वो निकल गए तो दोनों जगह पिन मारने का काम बोल सकते हैं नीतीश कुमार ही पिन है जो इस पे मारे। जो आज जो अगर बीजेपी सांस ले रही है तो उसका बहुत बड़ा कारण नीतीश कुमार है। तो
एनडीए को ये नहीं बोल रहा कि नीतीश कुमार कहीं वोट दिला सकते हैं। अब ये नहीं है कि नीतीश कुमार की वजह से इंडिया में कहीं वोट पड़ जाएगा, इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन अगर ये बंदा, अगर ये चीज, अगर एक मुद्दा नहीं बना तो उसका वजह भी नीतीश कुमार है, जो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपको फायदा पहुंचाने का प्रयास करता है। कहीं भी खड़ा होकर बोल सकते हैं कि जो जातीय जनगणना है वो मुद्दा इसलिए नहीं बन पाया कि नीतीश कुमार साथ में नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो भी बीजेपी ने दाव खेला, ये बहुत सोच समझ के दाव खेला होगा नीतीश कुमार के ऊपर, और इसलिए इन्होंने, चाहे उनके जो बिहार के जितने भी घटक दल हैं, उनको समझाया भी होगा, क्योंकि जो विरोध कर रहे थे अचानक से सारे के सुर बदल गए। उन्होंने ये देखा होगा कि भाई अगर ये जातीय जनगणना एक मुद्दा बन जाएगी, जो कि आप देख रहे होंगे कि आजकल जो धर्म की राजनीति को, या बोल सकते हैं मंदिर की राजनीति को कोई काट सकता है, तो वो अगर हिंदू जाति को अगर कास्ट सेंसस में बांट दिया जाए तो बीजेपी के काफ़ी वोट उसमें प्रभावित हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कि काफ़ी नहीं तो थोड़ा बहुत भी प्रभावित हो, तो ये आज के टाइम में इलेक्शन में 2-3-4% का वोट शेयर का, बोल सकते हैं कि उसका घाटा कौन उठाना चाहेगा, या उसका रिस्क कौन उठाएगा, जोखिम कौन उठाना चाहेगा? कोई नहीं पार्टी चाहती है कि 3-4% का वोट जो है उसका जोखिम उठा सके। तो मेरा ऐसा मानना है कि नीतीश कुमार को लेकर आगे की प्लानिंग करके बीजेपी ने उस समय ये दाव खेला होगा। आपको ये क्या लगता है जरूर बताइएगा, लेकिन ये भी बताइएगा कि आखिर इससे फायदा नुकसान क्या हुआ, और जिसकी वजह से विपक्षी दल जितने हैं परेशान हैं, क्योंकि जिस तरह से वो जातीय जनगणना या कास्ट सेंसस को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वो मुद्दा उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा है। उसका कारण ये है कि प्रधानमंत्री खुद भी बैकवर्ड क्लास से आते हैं, और जो जातीय जनगणना के पूर्वाधार लोग हैं वो लोग खुद बीजेपी के साथ हैं। तो आखिर ऐसा कौन था पूर्वाधार? देखिए, राहुल गांधी के झंडा उठाने से तो कोई इस कास्ट सेंसस पर विश्वास तो करेगा नहीं, क्योंकि जहां तक उनकी सरकार थी 7-8 जगह पे, वहां तो कास्ट सेंसस करा नहीं पाए। और अब और दूसरा 58 साल सरकार चलाए तब भी कास्ट सेंसस नहीं करा पाए। दूसरा, उन्होंने आरक्षण का विरोध किया। तो एक क्रेडिबिलिटी नहीं है राहुल गांधी के अंदर जो इस मामले को लीड कर सके, और ये लीड करने का प्रयास कर रहे हैं। वो सबसे बड़ा मतलब उनकी भूल है कि इसको एक मुद्दा बना सके। ये मेरा कहना था। आपका क्या सोचना है इस मुद्दे पे? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं हो रहेगा आपके कमेंट का इंतजार कि आपका क्या सोचना है, मैं जो बोल रहा हूँ वो कितना सत्य हो सकता है। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। ऐसे ही धन्यवाद।